सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पूरे चैप्टर से मतलब ये है कि जो भी हमारे लेटेस्ट सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो टॉपिक रिमूव हो चुके हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, उसी के हिसाब से हमको पढ़ना है। तो जो 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स आएंगे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वही सिर्फ पढ़ेंगे हम। तो सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार। यह आपकी स्क्रीन पे सिलेबस है, आप देख सकते हो। हमको इसमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी फिजिकल और केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी है। फॉर्मेशन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। बस इतना ही सिलेबस में हमारे है और इसके आगे का जो पार्ट है वो अब की बार रिमूव हो चुका है तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ हमको पढ़नी है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी बाहर से बिना कोई केमिकल रिएक्शन कराए जो चीज़ हमको किसी चीज़ के बारे में पता चलती है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो मेटल्स का बिना किसी के साथ रिएक्शन कराए, केमिकल रिएक्शन कराए, जो प्रॉपर्टीज़ हमको पता चलती हैं उसके बारे में वही मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल अगर वो अपने प्योर स्टेट में है यानी कुछ उसमें मिलाया ना गया हो, हैव अ शाइनिंग सरफेस, तो उनकी सरफेस कैसी होती है, चमकदार होती है। जैसे आप गोल्ड ले लो, ये इमेज आप देख सकते हो। इसी तरह जनरली सारे ही मेटल क्या करते हैं, चमकते हैं, उनकी शाइनिंग सरफेस होती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, यानी मेटल की जो चमकने वाली प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर यानी मेटल वाली चमक। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब कौन कितना ज़्यादा हार्ड होगा, कुछ मेटल कम हार्ड होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन इन जनरल सभी हार्ड होते हैं। तो मेटल टू मेटल वेरी करेगा कि हार्डनेस किसकी कितनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सारे ही मेटल हार्ड नहीं होते। ज़्यादातर तो होते हैं लेकिन सभी मेटल हार्ड नहीं होते। तो कौन से हार्ड नहीं होते, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स के बारे में क्या होते हैं ये आप पीरियोडिक टेबल वाले जो चैप्टर है 5th चैप्टर उसमें डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ ऐसे समझ लो, जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। कितने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से आसानी से कट कर सकते हो। फिर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मैलिएबल का मतलब ये है कि उनको पतली शीट में बदला जा सके। विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैलिबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। यानी ये वो प्रॉपर्टी है, मैलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे किसी मेटल को हैमर के जरिए स्ट्राइक करके, हथौड़े से पीट के उसे पतली शीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। इसी प्रॉपर्टी को मैलिबिलिटी कहते हैं। हर चीज़ शीट में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, लेकिन मेटल्स इन जनरल शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसा कि आप साइड में एनिमेशन में देख सकते हो कि हैमर से उसको मार के उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सके। बहुत प्रोसेस होते हैं, कई तरीके का प्रोसेस है शीट में कन्वर्ट किया जाता है, ये उनमें से एक है। अब सबसे ज़्यादा मैलिएबल कौन होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन से हैं, तो गोल्ड और सिल्वर है। इनको बहुत ज़्यादा पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपका सिल्वर फॉइल जो होती हैं वो यूज्ड होती हैं फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। मिठाई के ऊपर जो चांदी का वर्क लगा होता है कि देखते हो कितना पतला होता है, हाथ से छुओ तो ही टूट जाए वो। यहाँ इमेज में देख सकते हो तो कितनी पतली वो शीट होगी, कागज़ से भी ज़्यादा पतली शीट बनाई जा सकती है। एल्युमिनियम फॉइल की बात करें तो ये भी मैलिएबल होता है, यानी ये भी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जितना नहीं। और इसको फूड खाने वगैरह पैक करने के अंदर यूज़ किया जाता है। अब चौथी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। तो मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है, ये देख सकते हो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो उसको पतले वायर के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी देती है, उसी को कहते हैं डक्टिलिटी। कोई सब्सटेंस अगर डक्टाइल है, उसके अंदर डक्टिलिटी है, तो हम कहेंगे उसे आसानी से पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सके। तो एनिमेशन में देख सकते हो कि एक ब्लॉक लिया गया है और उसको फोर्स लगाकर एक डाई से पास कराया जा रहा है और वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, वैसे बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन एक याद रखने के लिए मैंने एनिमेशन बनाया है
कि डक्टिलिटी क्या है, कि किसी चीज़ को पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सके, और मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल्स के वायर बनते हैं। जैसे घरों के अंदर हमारे जो वायरिंग होती है उसके अंदर कॉपर वायर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। अब सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, यानी सबसे ज़्यादा पतला वायर जिस चीज़ से बनाया जा सकता है वो गोल्ड होता है। अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम आप गोल्ड लो, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कितना पतला वो तार होगा, यानी बिना टूटे इतना ज़्यादा पतला तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है, गोल्ड है। थिन वायर ऑफ टंगस्टन मेटल कैन बी यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके अंदर जो फिलामेंट होते हैं, ऐसे जो फिलामेंट होता है जो जलता है, वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। आप देखते हो बहुत पतला होता है तो वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन क्या है, एक मेटल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दियर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। यानी मेटल की यही जो प्रॉपर्टी है दोनों, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब शीट में कन्वर्ट कर देने की प्रॉपर्टी, और डक्टिलिटी यानी वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है। इसी वजह से हम मेटल को कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। मेटल्स देखते हो कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, हम किसी भी शेप बना सकते हैं, इसलिए कि उनके पास ये दोनों प्रॉपर्टी है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी अगर मान लो कोई हमने मेटल का एक रॉड लिया, उसको एक एंड में यहाँ हीट करेंगे तो बहुत जल्दी इसकी हीट दूसरे साइड तक पहुँच जाएगी। तो एक अच्छे कंडक्टर हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आसानी से वो मेल्ट नहीं करेंगे कि आपने हीट किया और मेल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा उन्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा तब वो जाके मेल्ट होंगे। तो एक अरेंजमेंट है, स्टैंड है, उस पर एक ये देख सकते हो लाइट ब्लू कलर का एक रॉड है मेटल का, और वैक्स के जरिए हमने एक नेल को, एक कील को यहाँ पर चिपका दिया है, ठीक है। अब वैक्स क्या होती है, अगर हीट होगी तो वो पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो क्या होगा, ये कील गिर जाएगी। अब हमें यही टेस्ट करना है कि हम इसके एक साइड पे हीट देंगे, यानी इस तरह से हमने बर्नर लगाया और यहाँ पर हमने हीट करना शुरू कर दिया। अगर ये कील गिरी तो हम समझ जाएंगे कि हीट यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गई। तो अगर हमने मेटल का रॉड लिया होगा तो ऐसा ही होगा, ये हमने हीट किया, देखो जब जैसे हीट वहाँ पहुँची और कील अपने आप नीचे गिर गई, क्योंकि वैक्स जब हीट होगी वो पिघलेगी और कील नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वैसे तो जनरली सभी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंडक्ट करने वाले मेटल्स हैं वो सिल्वर और कॉपर हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी एक साइड हीट करोगे तो बहुत तेज़ी से दूसरी साइड वो हीट पहुंच जाएगी। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है। तो लेड और मरकरी ये दोनों मेटल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर है, यानी एक साइड हीट करोगे तो बहुत मुश्किल से दूसरी साइड तक वो हीट पहुंचेगी। अब जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, यानी जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, यूजली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल। तो इन्हें कॉपर और एल्यूमिनियम का जनरली बनाया जाता है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। भाई हम खाना बनाना चाह रहे हैं ना, तो हम चाह रहे हैं कि हीट जिस बर्तन में हमने खाना रखा है उसके सारे हिस्से तक जल्दी हीट पहुंचे, ज़्यादा हीट पहुंचे, एंड ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी खासियत यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब ऐसा ना हो कि हीट करे और जिस बर्तन में खाना बनाना है वही पिघल गया। तो दोनों चीज़ें, अच्छा कंडक्टर भी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इसीलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम को खाने के बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट के कंडक्टर तो हैं, हमने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर हैं, यानी इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाएगी। जैसे आपको ये एक्टिविटी के अंदर करने को कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है। इस तरह से बैटरी लगा दिया आपने, और वायर है, इधर एक बल्ब है, स्विच है, और 2 क्लिप हैं, यानी ये खाली जगह है। अब देखो अगर बीच में कहीं पर भी तार टूटा होगा तो करंट पास नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ हमने क्लिप इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर हम मेटल्स को लगाकर देखेंगे, ठीक है। अगर तो बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या है कि करंट इससे बीच वाले हिस्से से जो मेटल लगाया है हमने उससे पास होकर गया, और अगर नहीं जला इसका मतलब करंट इससे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ यही कह रहा है कि मेटल को ए और बी टर्मिनल जो है क्लिप के थ्रू उसके बीच में फंसाना है। क्या बल्ब ग्लो होगा, इससे क्या इंडिकेशन हमको मिलता है, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा यानी बल्ब जलेगा, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। अब सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, ठीक है, जो तार होते हैं जो घरों के अंदर या बाहर जो वायरिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं,
वो किसके बने होते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब सवाल उठता है सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते? तो भाई सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन इंसुलेटर। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी क्या है? एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर किसे कहते हैं? डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने ना दे। जैसे यहाँ पर हमने पीवीसी अगर लगा दिया तो करंट यहाँ से पास नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनमें इन्हीं की कवरिंग होती है ऑफ एन इंसुलेटेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक वगैरह की कवरिंग होती है ऊपर, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी अराउंड देम, सो दैट इवन इफ वी हैपन टू टच देम। कवरिंग क्यों लगाई जाती है? इसलिए कि अगर हम गलती से उस तार को जिसमें करंट जा रहा है उसको हम छू लें, द करंट विल नॉट पास थ्रू अवर बॉडी एंड हेंस वी विल नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि हमें बिजली का झटका ना लगे। तो ये देख सकते हो, ये अंदर कॉपर के वायर हैं और उस पर ये ब्लू और ब्लैक कलर की कवरिंग है, फिर एक और कवरिंग है। तो इसका मकसद क्यों होता है कवर करने का? कि जब हम इसको टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगे, क्योंकि करंट इससे जो इंसुलेटर लगा हुआ है जैसे पीवीसी है इससे पास नहीं हो पाएगा। वैसे अगर डायरेक्टली यहाँ हम टच कर लेंगे तो हमको करंट लग जाएगा। अब 7th प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? दे मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट से उन्हें हिट करोगे तो उसमें से आवाज निकलेगी। अभी जो प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसनेस है, या दूसरा नाम भी इसका क्या है? सोनोरिटी, दैट मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। अब बेल्स जो होती हैं, घंटियां जो बनाई जाती हैं, वो किसकी बनाई जाती है? मेटल्स की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मेटल्स सोनोरस होते हैं। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है सोनोरसनेस या सोनोरिटी, इसकी वजह से मेटल्स के बेल्स वगैरह बनाई जाती हैं, यानी वो चीज जिससे साउंड निकले। अब अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। आप गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। सिर्फ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप राइट साइड इमेज में देख सकते हो कि ये मरकरी है और ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी कहाँ होते हैं? जो थर्मोमीटर्स होते हैं, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं, लेकिन जो पहले होते थे उसमें आप देखोगे कि नीचे थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो ग्रे कलर का, उसके अंदर मरकरी होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो मरकरी पतली सी लाइन बनाते हुए ऊपर उठती है, तो वो लिक्विड स्टेट में होती है। अब मेटल्स का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा तब जाके वो मेल्ट होंगे और बॉयल होंगे। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, सारे मेटल को हाई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गैलियम हो गया और सीजियम हो गया, इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। दीज टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, यानी अपने हाथ पे रखोगे जैसे आप इमेज में देख रहे हो, तभी ये दोनों पिघलना शुरू हो जाएंगे। इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से दो मेटल हैं जिनको हाथ पे रखते ही, अपने पाम पे रखते ही वो मेल्ट करने लगेंगे? तो गैलियम और सीजियम। अब जो अल्कली मेटल्स हैं, जैसा अगर आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हमने देखा था पहले, और पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, इनकी क्या होती है? लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी कम होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। अल्कली मेटल्स आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, ये आते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी हाई होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो डेंसिटीज। तो इन जनरल मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दें, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि अगर इतना बड़ा टुकड़ा आप लोहे का लो और इतना बड़ा आप सोडियम का लो तो लोहे का टुकड़ा भारी होगा, क्योंकि लोहे की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और उतना ही बड़ा टुकड़ा सोडियम का हल्का होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। अब नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो नॉन मेटल हैं वो ना ही मैलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। वो क्या होते हैं? ब्रिटिल होते हैं, यानी ना उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैलेबल नहीं होते, और ना ही उनसे कोई वायर बनाया जा सकता है, तार नहीं बनाया जा सकता, तो वो डक्टाइल भी नहीं होते, ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल मतलब उनका शेप से चेंज नहीं होगा, फोर्स लगाते जाओगे तो एक टाइम आएगा वो टूट जाएंगे, लेकिन वो अपना शेप और साइज नहीं चेंज करेंगे। अब कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो कार्बन अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। उसका जो हर रूप है उसे हम एलोट्रोप कहते हैं, यानी कोई चीज़ कार्बन से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ कार्बन ही उसके अंदर है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से वो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस बनते हैं। तो हम वो सभी को कहेंगे कि ये कार्बन के एलोट्रोप हैं, क्योंकि ये सब कार्बन से ही बने हैं। भले ही देखने में अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन सब बने किसके हैं? कार्बन के ही बने हैं।
तो वो सारे जो अलग अलग फॉर्म हैं उनको हम एलोट्रोप कहते हैं। अब जो नॉन मेटल हैं वो हीट भी कंडक्ट नहीं करते और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, यानी ना वो उनके थ्रू हीट पास होती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि हमने देखा था कि कार्बन अलग अलग रूप में आ सकता है, तो कार्बन अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा, ग्रेफाइट क्या होता है, आपकी जो पेंसिल होती है उसकी जो लेड होती है, ठीक है, जिसे आप लिखते हो, वो क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो वो क्या है, कार्बन ही है, उसके अंदर सब कार्बन ही है। तो कार्बन अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ये अकेला ही एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो भी हर रूप में नहीं, सिर्फ ग्रेफाइट के फॉर्म में ही। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। ओनली नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड। तो जनरली मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक मेटल है कार्बन, वो भी सिर्फ डायमंड के रूप में क्या होता है, हार्ड होता है। और डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, यानी अभी तक जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनको हम जानते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड ये है। तो जनरली नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड क्या है, कार्बन से ही बना है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, तो डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। अगली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस नॉन शाइनी, यानी नॉन मेटल जो होते हैं उनकी कोई चमक नहीं होती, वो चमकते नहीं है, दे आर डल। आयोडीन इज द नॉन मेटल हैविंग लस्टरस अपीयरेंस। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर चमक होती है। आप राइट साइड में देख सकते हो, ये आयोडीन है, ये एक नॉन मेटल है और इसके अंदर चमक है, जबकि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कोई चमक नहीं होती। तो ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि आयोडीन क्या होता है, वो नॉन मेटल है लेकिन उसमें फिर भी लस्टर होता है, चमक होती है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसेस स्टेट में होते हैं। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, यानी आम जनरल जो टेम्परेचर होता है उसमें या तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे या तो गैसेस स्टेट में मिलेंगे, सिवाय ब्रोमीन के जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है, ये आप राइट साइड में देख सकते हो, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, यानी उनको ऑब्जेक्ट से हिट करो किसी तो उनके अंदर से साउंड नहीं निकलेगी। तो हमने प्रॉपर्टी जान ली, उसके बेसिस पे हम मेटल्स को क्या कह सकते हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी से हम मेटल को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ये सारे आपको नाम याद रखने हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक, क्या है, ये मेटल्स हैं, क्योंकि ये आगे हमें यूज़ होंगे जब हम केमिकल रिएक्शन करा के उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट डू नॉट, वही चीज़ कि हीट कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और ना ही वो मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल में क्या होता है, कोई सब्सटेंस टूट तो जाएगा फोर्स लगाने पे, लेकिन वो मुड़ेगा नहीं, उसका शेप साइज नहीं चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन हो गया, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन आते हैं। सारी ही एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं करा देता हूँ। आपको क्या लेना है, इसमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और कुछ सल्फर पाउडर लेना है। सिंपल से आपसे कह रहा है कि एक मैग्नीशियम लो और सल्फर लो। ठीक है, दो चीज़ आपको लेनी है। फिर मैग्नीशियम रिबन को यानी मैग्नीशियम को बर्न करो, कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो जो उसकी राख बचे उसको पानी में डाल दो। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद रेड और ब्लू लिटमस पेपर से उसे टेस्ट करके देखो क्या होता है। तो हमसे करने को क्या कह रहा है, देखिए आगे हमसे पूछा भी है, कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दीज। तो हम इक्वेशन से इसको बात को समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मैग्नीशियम को बर्न करना है। बर्न करने का मतलब क्या है, मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं कि मैग्नीशियम में बर्न करने का, किसी चीज को बर्न करने का मतलब है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये पाउडर के फॉर्म में रहेगा, जो एशेस की बचेंगी, जो राख बचेगी तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। बाकी मैग्नीशियम तो हमने सॉलिड लिया है और ऑक्सीजन हमारा गैस है, ये तो हम जान ही रहे हो। इसको बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डिजॉल्व इन वाटर। अब ये जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है इसको पानी में डिजॉल्व करना है। क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH होल ट्वाइस। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो हमारा सॉलिड था और वाटर हमारा लिक्विड था। ठीक है, तो ये स्टेट क्या होगा, एक्वस बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसको पानी मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो एक्वस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो एक्वस स्टेट में होगा। तो वह हमसे क्या कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उसको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस से चेक करके देखो। यानी ये पता करना चाह रहा है कि ये एसिड है या बेस है।
तो टेस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू में कोई चेंजेस नहीं है, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो इससे हमको क्या पता चला, अगर कोई चीज़ रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो रही है इसका मतलब वो चीज़ क्या है, बेस है। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, ये एक बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका नेचर बेसिक है, क्योंकि जब उसको पानी में मिला रहे हैं तो वो एक बेस बन जा रहा है। इसी तरह हमको सल्फर पाउडर के साथ भी यही करना है। अब सल्फर को बर्न करोगे तो क्या होगा, वो स्मोक में, फ्यूम्स में, धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे ताकि जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाए। अब इसमें भी यही करना है कि वाटर उसमें मिलाना है और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है, हिलाना है ताकि मिक्स हो जाए वाटर के अंदर। वो इसे भी ब्लू और रेड लिटमस से चेक करना है और आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट हमको मिला वो एसिडिक है या बेसिक है। तो रिएक्शन हम लिखते हैं, सल्फर हमको लेना है पाउडर के फॉर्म में, यानी ये सॉलिड स्टेट में होगा, और रिएक्ट कराएंगे। ऑक्सीजन हमारी किस स्टेट में होगी, गैसेस स्टेट में। जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, ये गैस होगी। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हमें गैस मिली है, ठीक है, इसे क्या करना है, वाटर में मिलाना है, यानी H2O। वाटर क्या है, हमारा लिक्विड स्टेट में है। अब मिलाने के बाद क्या बनेगा, H2SO3, और पानी मिला हुआ है इसके अंदर तो क्या होगा, एक्वा स्टेट होगा, ठीक है। तो इसको हम वही रेड और ब्लू लिटमस से चेक करेंगे। तो जब रेड लिटमस पेपर इसमें डालेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर उसमें डालेंगे तो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू को रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, एसिड है, और इस एसिड का नाम है सल्फरस एसिड, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड, यानी एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका नेचर एसिडिक है, तभी उसको जब हम पानी मिला रहे हैं तो एसिड बन जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है और रिजल्ट आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है और हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछ ले कि अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे और उससे जो एशेस फॉर्म हुई है उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह सल्फर का पूछ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इक्वेशन लिखने को दिया जा सकता है। तो यहां से हमको कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। ऑब्जर्वेशन ये मिला कि मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। और सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। इन जनरल जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये पॉइंट आप कहीं लिख लो, चाहे बुक में लिख लो, कहीं लिख लो कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, उनका नेचर बेसिक ऑक्साइड होते हैं, उनका वो बेस को फॉर्म करते हैं। और नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड बनाते हैं, तो वो एक एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल हैं उनसे एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं और जो मेटल्स हैं उनसे बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी तो देख ली, अब चलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करने हैं। जैसे आप एल्युमिनियम ले लो, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। तो इसको आपको लेना है और फिर आपको एक एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। वैसे एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं इस एक्टिविटी के नीचे। लेकिन फिर भी मैं इस एक्टिविटी को कराता हूँ। तो इसमें करना क्या है, होल्ड द सैंपल टेकन अबव। एक सैंपल लेना है कोई सभी मेटल का और बर्निंग ओवर द फ्लेम, और एक आग जलाना है, उसमें उस मेटल सैंपल को जो आपने लिया है उसको आपको बर्न करना है। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स, यानी एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, इन सब को बर्न करके आपको टेस्ट करना है। जो प्रोडक्ट बनता है उसको आपको कलेक्ट करना है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है और जो मेटल है उसको ठंडा होने देना है। फिर पहला सवाल इस एक्टिविटी में ये है कि विच मेटल बर्न्स ईजिली, कौन सा मेटल ऐसा है जो आसानी से बर्न हो जा रहा है। तो आसानी से जो बर्न होने वाले मेटल्स हैं वो आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये तीनों आसानी से बर्न हो जाएंगे और इन तीनों में से ये दोनों ज़्यादा ही आसानी से बर्न हो जाएंगे। मैग्नीशियम भी आसानी से बर्न होगा लेकिन इन दोनों कंपैरिजन में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हम फिर भी कहेंगे कि ये तीनों आसानी से ईजिली बर्न हो जाएंगे। और हमको यही पूछा था, लेकिन फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ कि आयरन और कॉपर ये बर्न नहीं होगा। आप लैब में जब बर्न करने की कोशिश करोगे तो ये बर्न नहीं होगा।
फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। तो बर्न करने पे जो फ्लेम जो आग है उसका कुछ कलर चेंज हुआ या नहीं, तो वो कौन सा कलर था, किस कलर के साथ वो बर्न हुआ है, वो आपको बताना है। तो पोटेशियम की बात करें तो ये लाइलैक यानी थोड़ा लाइट पर्पल कलर होता है, और सोडियम जब बर्न होता है तो गोल्डन येलो कलर देता है। मैग्नीशियम का आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न करता है, तो ये वाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा। एल्युमिनियम थोड़ा सिल्वर वाइट, और जिंक ये ब्लूइश ग्रीन, और आयरन तो बर्न होगा ही नहीं। लेड ब्लू कलर, और कॉपर भी बर्न नहीं होगा, तो कोई फ्लेम कलर इसका स्पेशल ऑब्जर्व नहीं होगा। हाउ डज द मेटल सर्फेस अपीयर्स आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद जो मेटल सर्फेस है वो कैसी आपको ऑब्जर्व होगी। तो पोटेशियम आपको पेल येलो कलर का यानी हल्के येलो कलर का ऑब्जर्व होगा, और बाकी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये सब वाइट कलर के होंगे। आयरन आपका रेड ब्राउन कलर का ऑब्जर्व होगा, और लेड आपका येलो कलर का, बर्न होने के बाद किस तरह दिखेगा वो इस कलर का दिखेगा। और कॉपर बर्न नहीं होगा लेकिन उसकी सरफेस काली हो जाएगी। इसी तरह आयरन भी है, वो बर्न नहीं होगा लेकिन वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बर्निंग का मतलब होता क्या है। बर्निंग का सिंपल से ही मतलब होता है कि उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं हम, तो हमको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट कर रहा है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो सबसे कम रिएक्ट कर रहा है उसको सबसे नीचे लिखना है। तो यही जो ऑर्डर में लिखा हुआ है यही रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑक्सीजन की तरफ पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, और सबसे कम कौन है, जो सैंपल हमने लिए है उसमें सबसे कम जो रिएक्टिव है वो कॉपर है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सबसे ऊपर, सबसे कम रिएक्टिव सबसे नीचे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। जो भी हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी जब हम किसी मेटल को बर्न करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो ये पूछ रहा है कि वो मेटल ऑक्साइड क्या पानी में सॉल्युबल है, पानी में घुल जाएंगे। तो देखते हैं उसे भी हम। तो सिर्फ दो सॉल्युबल है, यानी पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्युबल होगा और सोडियम ऑक्साइड, यही दोनों पानी में सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, और बाकी इनमें से कोई भी सॉल्युबल नहीं है। अब इसके वो ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहली चीज ये टेस्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता की जाती है। हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहली रिएक्शन क्या कराएंगे, बर्निंग की, यानी उस मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है हमको। जो एक्टिविटी हमने पिछले देखी अभी उसमें हमने यही किया था। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। लगभग सारे ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि कॉपर को जब हीट करेंगे एयर में तो बर्न तो नहीं होगा, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, बर्निंग वो ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। ठीक है, अब ब्लैक ऑक्साइड, तो कलर इसका आपको याद रखना है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा ये। और ये इसकी रिएक्शन है, 1 मार्क्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको कॉपर लिखना है और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्ट करा देना है। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। फिर इसी तरह से एल्युमिनियम के देख लें, किसी भी मेटल का आप रिएक्शन करा सकते हो। दूसरा हमने लिया एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये भी हमने एक्टिविटी में देखा था, एक्टिविटी 3.8 में। क्योंकि मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। और सॉल्ट और वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो एसिड तो हमने लिया है, इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस है। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी इन जनरल मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। और इनको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, वो नाम क्या है, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपसे पूछ लिया जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, तो ये आपको डिफिनीशन लिखनी है और उसका 2 एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक एग्जाम्पल आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दूसरा जिंक ऑक्साइड।
अब कैसे रिएक्ट करते हैं ज़रा हम देखते हैं कि क्या कहने का मतलब है। जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये। अब हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और हमने एसिड के साथ इसको मिला दिया, तो हम देख रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर बनना है, ठीक है। अब सॉल्ट क्या होता है मैं शॉर्ट में बताता हूँ, वैसे सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कोई एसिड है, HCl हम ले लेते हैं, तो HCl में से किसी भी एसिड में से उसके हाइड्रोजन को हटाकर कोई मेटल उसकी जगह आ जाता है तो उसे हम सॉल्ट कहते हैं। यानी मेटल हाइड्रोजन को एसिड में से हटाकर उसकी जगह आ गया तो हम कहेंगे ये एक सॉल्ट है। जैसे देखो ये हमारे सामने एसिड था HCl, और HCl का हाइड्रोजन हटाकर एल्युमिनियम उसकी जगह, जो कि एक मेटल है, उसकी जगह आ गया AlCl3, तो हम कह रहे हैं इसको सॉल्ट। तो यहाँ पर हमने एसिड लिया और एसिड को किसके साथ रिएक्ट करा दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर बनना है। इसका मतलब ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस है, तभी तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। अब दूसरी रिएक्शन कराते हैं जहां पर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड तो लिए हैं लेकिन यहाँ एसिड नहीं, एक बेस हम ले लेते हैं, ठीक है, तो भी हम देखेंगे कि वही चीज बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा बेस था, अब ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका एक प्रोडक्ट 1 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला बताओ तो ये होता है। अगर पूछ ले कि कैसे फॉर्म होता है तो ये पूरी रिएक्शन है उसकी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम बेस के साथ, यानी बेस में कौन सा, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनेगा। इसी तरह आप जिंक का भी लिख सकते हो, जिंक भी इसी तरह से रिएक्ट करता है, एसिड के साथ मिला लो या बेस के साथ उसको मिला लो, सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा, बस सॉल्ट अलग अलग बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो AlCl3 बननी है और यहाँ NaAlO2 बननी है, ठीक है। अब बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होते, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर, कुछ ऐसे हैं जो डिजॉल्व होते हैं टू फॉर्म अल्कलीज। अल्कली मतलब क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं, एसिड बेसेस आपने पढ़ा है, तो उसमें वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये एक्टिविटी में हमने देखा था कि ये दोनों ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बाकी इन जनरल और जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो ये दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे टू प्रोड्यूस अल्कलीज, यानी बेस बनाएंगे। और कौन वाले बेस, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि सोडियम ऑक्साइड है ये, इसको हमने वाटर के साथ मिलाया तो ये पूरी तरह से सॉल्युबल हो गया, डिजॉल्व हो गया, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है और वाटर सॉल्युबल है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड को भी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये भी क्या है, एक बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस। डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो एक्टिविटी भी हमने देखा था कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत आसानी से रिएक्ट कर जा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और कुछ हैं जो बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं। तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी दिखाते हैं। अब जो आपका पोटेशियम और सोडियम है ये बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी जहां ऑक्सीजन इनको मिला और ये इन्होंने रिएक्ट कर लिया, दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, यानी खुले में ऐसे रख दो, हीट करने की उनको जरूरत भी नहीं है, ऐसे खुले में रख दोगे तो भी वो आग पकड़ लेंगे। हैज टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुले में अगर रखेंगे तो उसमें आग लग जाएगी, इसलिए आग से बचाने के लिए उसको ऐसे ही हम खुले में नहीं रखते, बल्कि केरोसिन ऑयल के अंदर इनको हम रखते हैं। ये पूरी तरह से केरोसिन ऑयल के अंदर डूबे हुए होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कौन से ऐसे 2 मेटल हैं, या एक मेटल पूछ सकता है जिनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम फायर कैच कर लेंगे अगर ओपन रखा जाए, तो उनको किस चीज़ में इमर्ज करके रखा जाता है जिससे वो उनको आग ना पकड़े, फायर ना कैच करे। तो आपको बताना है वो क्या है, केरोसिन ऑयल। अब जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, यानी हमारे जो रूम टेम्परेचर है, उसमें द सरफेस ऑफ मेटल, अब कुछ मेटल है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा, इनकी जो सरफेस है वो कवर हो जाती है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी बहुत पतली सी एक लेयर इनके ऊपर बन जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये मेटल है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, और भी होते हैं लेकिन इन जनरल आपको ये 4 ध्यान रखने हैं। तो इनके ऊपर क्या होती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। कैसे बन जाती है, अब जैसे ये मेटल है, ऑक्सीजन रिएक्ट करा इनकी सरफेस से और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। तो ऐसे एक पतली सी लेयर बन जाती है, उसकी बाहरी वाले सरफेस के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है
लेकिन इससे फायदा होता है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब एक लेयर बन गई, मेटल ऑक्साइड बन गया, तो अब ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, यानी अब जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन किसके साथ टच में है, ऑक्साइड की लेयर के साथ। अब मेटल तक तो ये टच ही नहीं कर पा रहा है, अगर टच करता तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो जाता, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और इसी तरह से मेटल बचा रहता है, तो इसका फायदा है ये। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, यानी आयरन को, लोहे को जब हीट करोगे तो वो बर्न नहीं होता। कभी भट्टी वगैरह के अंदर हम लोगों ने तो इंजीनियरिंग के टाइम किया था कि आयरन को हीट करते हैं तो वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, लेकिन वो बर्न नहीं होगा। बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। तो लोहा तो बर्न नहीं होगा, लेकिन लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, आयरन फिलिंग्स होंगे, उनको अगर फ्लेम पे, आग पर हम डालेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है और बहुत जल्दी वो इस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं जिससे वो बर्निंग हो सके। कॉपर डज नॉट बर्न, ये भी हमने एक्टिविटी में देखा था कि कॉपर बर्न नहीं होता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। वो लेयर कौन सी होती है? वो लेयर होती है कॉपर ऑक्साइड की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, तो वो होता है ब्लैक कलर। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। और सिल्वर और गोल्ड तो ऐसे है कि उनको ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी दे दो तो भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब एक प्रोसेस होता है जिसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। अभी हमने देखा था कि एल्युमिनियम के ऊपर क्या होती है, एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो उसे और ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, लेकिन वो लेयर इतनी पतली होती है कि बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर एल्युमिनियम बचा रहे तो एक प्रोसेस हम करते हैं एनोडाइजिंग का, जहाँ जो ऑक्साइड की लेयर है उसको मोटा करते हैं, ताकि एक मोटी लेयर अगर चढ़ी होगी तो वो आसानी से रिमूव नहीं होगी, और रिमूव नहीं होगी तो वो बची रहेगी। तो इसमें इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। अब ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रेड कलर का क्या है, ये हमारा एल्युमिनियम है जो कि एनोड है, ठीक है, एनोड यानी पॉजिटिव, और ये दो हमारे कैथोड हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी लगाई है हमने। अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इस एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो देखिए यही हमने देखा था, एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर, तो एक पतली ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है व्हेन एक्सपोज टू एयर, ऐसे एयर में रखें तो हम। इससे फायदा क्या होता है, दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, तो उसे और करोड होने से बचाती है। अब भाई किसी चीज़ पर आपने कवर चढ़ा दिया तो अगर कोई चीज़ खराब होगी तो उसका कवर ही खराब होगा, पूरा अंदर चीज़ नहीं खराब होगी। तो उसी तरह से एक लेयर बन जाती है जो उसको करोजन से बचाती है। और एनोडाइजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि वो जो थिन लेयर जनरली चढ़ी है उसके बजाय हम अपने से एक मोटी लेयर चढ़ा सकें। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड, तो देख सकते हैं एल्युमिनियम का एनोड पे हमने रखा यानी पॉजिटिव चार्ज पे, एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर जो ये मटेरियल भरा है वो क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। द ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्युमिनियम टू मेक अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, डाइल्यूट का मतलब H2SO4 भी है उसमें और वाटर मिला हुआ है H2O। अब यहाँ से हमको बहुत सारे ऑक्सीजन मिल जाएंगे जो ऑक्सीजन इस एल्युमिनियम के सरफेस से रिएक्ट करेंगे और एक मोटी ऑक्साइड की लेयर बना देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सिंपल। अब अगला सवाल हमारे सामने ये आता है, ऑक्सीजन तो हमने देख लिया कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब वाटर के साथ रिएक्ट कराने के क्या तरीका है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि मेटल को पानी के अंदर डाल दो, लेकिन अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराना होता है तो उसका ये अरेंजमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसका आपको डायग्राम बनाना हो तो ये है उसका डायग्राम। ऐसे आपको स्टैंड लेना है और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब को लिटाकर ऐसे रख देना है, और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर यानी ग्लास वूल लेना है, एक सब्सटेंस होता है, उसको पानी के अंदर डाल के, यानी पानी उसके अंदर अब्जॉर्व हो जाएगा, ये रुई जैसा होता है, तो उसको यहाँ आपको रखना है ताकि पानी इसके अंदर प्रेजेंट रहे, और एक मेटल का सैंपल आपको यहाँ ले लेना है। फिर आपको यहाँ कॉर्क से बंद कर देना है, यानी यहाँ जो कुछ भी हो रिएक्शन वो बाहर ना निकलने पाए, और हम एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे ताकि जो रिएक्शन हो वो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ आए, और यहाँ हमने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया है और एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो डिलीवरी ट्यूब से ये जो भी चीज़, यहाँ जो भी गैस है, जो भी चीज़ निकलेगी वो इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चली जाए। तो जब हम बर्न करेंगे तो यहाँ जो पानी है
वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, और वो स्टीम इस मेटल की जो सैंपल है उससे टकराएगी। जब मिलेगी तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस पानी के अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। इसे हम बाद में वैसे भी टेस्ट कर सकते हैं, वही वाला टेस्ट होता है इसमें। किसी बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे तो पॉपिंग साउंड आएगी, तो उस पॉपिंग साउंड की वजह से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब वाटर के साथ 3 तरह का रिएक्शन होगा। कुछ मेटल होंगे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, इतने ज़्यादा रिएक्टिव है वो। और कुछ ऐसे होंगे वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे इतना कम रिएक्टिव होंगे कि वो स्टीम के फॉर्म में यानी भाप के फॉर्म में जब वाटर होगा तभी रिएक्ट करेंगे। तो मेटल अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और गैस कौन सी रिलीज होगी? हाइड्रोजन। 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, पोटेशियम और सोडियम। देखो एयर में भी एयर से साथ रिएक्ट कराए थे तो भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी यही होगा। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर जाएंगे, इनको गर्म पानी या स्टीम की ज़रूरत ही नहीं। और ये रिएक्शन इतना ज़्यादा वायलेंट और एक्सोथर्मिक होती है, यानी इतना ज़्यादा हीट निकलती है दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो आग पकड़ लेगी। इतना ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक होती है, इतना ज़्यादा हीट होती है कि वो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो हीट की वजह से वो बर्न हो जाती है। इसीलिए अगर पोटेशियम या सोडियम को अगर पानी में डालो तो एक धमाका जैसे होता है। अब ये दोनों रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। इसी तरह सोडियम का भी होगा, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट निकलेगी। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये 2 कौन से हैं? जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब एक और है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो कौन है? कैल्शियम। लेकिन इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा वायलेंट थे कि रिएक्ट भी करेंगे और धमाका भी हो जाएगा, आग भी लग जाएगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है। यहाँ पर भी हीट रिलीज होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होती कि जो हाइड्रोजन है वो आग पकड़ ले। यानी कैल्शियम को अगर पानी में डालोगे तो हीट तो निकलेगी, जिस कंटेनर में होगा वो गर्म तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आग निकलने लगे, आग पकड़ ले। तो ये इसकी रिएक्शन है, कैल्शियम है और हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ही हम कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? जो कैल्शियम है वो तैरने लगेगा, पानी के ऊपर वो तैरने लगेगा, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। अब हाइड्रोजन गैस बनती है तो हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में होगी, वो बबल ऊपर की तरफ आना चाहेगा। अब कैल्शियम भी है तो कैल्शियम को भी ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो इस तरह से कैल्शियम ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, एक कैल्शियम है और ये जो गोल गोल है ये क्या है? हाइड्रोजन के बबल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? वही चीज़ जो कोल्ड वाटर के साथ बना रहा था वही चीज़ बनाएगा, क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर अब मेटल्स बदल जाएंगे, वहाँ पर कुछ और मेटल थे, यहाँ कुछ और मेटल हैं। तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठंडे पानी में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गर्म पानी में डालोगे तब ये रिएक्शन होगी। ये भी क्या करेगा? तैरने लगेगा ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बबल्स यहाँ भी फॉर्म हो गए और इनकी वजह से ये भी तैरने लगेगा, क्योंकि बबल्स ऊपर की तरफ आना चाहेंगे और इस मैग्नीशियम के जो टुकड़े होगा उसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी यही रिएक्शन है, मैग्नीशियम और वाटर को रिएक्ट कराए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि ना ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे ना गर्म पानी से, जैसा आपका एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जब वाटर गैस के फॉर्म में होगा, स्टीम के फॉर्म में यानी भाप बना होगा, तभी रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल अगर वाटर जब स्टीम के फॉर्म में है तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, बल्कि सिंपल मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, जैसे आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, वाटर देखो गैसेस स्टेट में, तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा, बल्कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह आयरन भी है, Fe3O4 बनाएगा, यानी फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करा लिए तो क्या बनना है? मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है उसको पानी में मिला देंगे, यानी पानी से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो 2 मेटल ऑक्साइड हैं,
जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि हर जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एक्टिविटी में भी हमने देखा था 2 ही मेटल ऑक्साइड हैं, एक सोडियम ऑक्साइड, एक पोटेशियम ऑक्साइड। यही दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। जो हमने एक्टिविटी में देखा था एल्केलीज बनेंगे, वाटर सॉल्युबल बेसेस जिसे कहते हैं, तो यही दोनों बनाएंगे। तो एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से मेटल ऑक्साइड हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, या पूछ ले कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यही दोनों हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो जो अभी हमने देखा मेटल और वाटर के रिएक्शन, उसका ये पूरा समरी है कि मेटल कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले 3 मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, और हॉट वाटर के साथ एक मेटल है, मैग्नीशियम। मेटल वाटर जब स्टीम फॉर्म में है तो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसके एग्जाम्पल में 3 मेटल हमारे सामने है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। इसी तरह मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन यह हर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता। 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड की। यही वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब ये एक एक्टिविटी है 3.10। इस एक्टिविटी को आप पढ़ लेना, इसके क्या रिजल्ट हैं वो मैं बता देता हूँ। तो उस एक्टिविटी में यही चीज़ परफॉर्म की गई थी, अलग अलग मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया था। तो उसके रिजल्ट कुछ इस तरह से हैं कि जो आपका पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये जो नीचे के लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हैं, ये किसी के साथ भी, यानी वाटर के किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उस एक्टिविटी के अंदर यही चीज़ पूछी गई थी। और उसमें यह भी पूछा गया था कि कौन से ऐसे मेटल हैं जिनको जब पानी में डालोगे तो उसमें आग लग जाएगी। यह हमने पढ़ा भी था। तो पोटेशियम और सोडियम ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस फायर एंड वाटर। और एक और चीज़ एक्टिविटी में ये पूछी गई थी कि कौन से ऐसे मेटल होंगे जो फ्लोट करने लगेंगे। ये भी हमने देखा था, पढ़ा था कि आपका जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है ये फ्लोट करने लगेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स बनेंगे और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करना था, तो यही ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाटर की तरफ ये पोटेशियम है, और सबसे कम गोल्ड है, यानी लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेंगे। अभी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ना, अभी ऑक्सीजन वाले भी हमने देखा था, वाटर में भी देखा था, अभी एसिड से याद रिएक्ट कराएंगे वहाँ भी देखेंगे। तो सबको आपको अलग अलग याद नहीं करना है, एक सिंगल रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैं बताऊँगा उसी को याद करना है। तो जब भी पूछे कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या वाटर के साथ कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो वही रिएक्टिविटी सीरीज सब जगह फॉलो होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑक्सीजन और वाटर का देख लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये चीज़ आपने 2nd चैप्टर में भी पढ़ी होगी। यहाँ भी हमें वही चीज़ देखनी है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसी में हमारे सामने एक एक्टिविटी आ जाती है, एक्टिविटी 3.11। ठीक है, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट आपको सैंपल्स लेने हैं, तो मेन जो हमें यहाँ पर देखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे। और यहाँ जो एसिड हम लेंगे वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, तो क्योंकि एक्टिविटी में हमको यही लेने को कहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले इन सब की रिएक्शन की हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि ये रिएक्ट कैसे करेंगे। तो पहला मेटल हमने मैग्नीशियम लिया है, तो Mg रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ। क्या बनाएगा ये, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, क्लोरीन से ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। अब अगला मेटल हम लेते हैं एल्युमिनियम। ये भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। क्या बनाएगा ये, देखो हाइड्रोजन को हटाकर एल्युमिनियम उसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी, एक सॉल्ट बन जाएगी। वो सॉल्ट कैसी होगी, AlCl3 होगी प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम के पीछे 2 लगा देना, HCl के पीछे 6, AlCl3 के पीछे 2 और हाइड्रोजन के पीछे 3। फिर अगला मेटल लेना है हमको जिंक। अब जिंक को रिएक्ट कराना है HCl के साथ। क्या बनाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए HCl के पीछे 2 लगाना है। ठीक है, फिर हम आयरन को लेते हैं और इसे भी हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए HCl के पीछे हम 2 लगाएंगे। तो ये इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है
और ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। याद क्या करना है, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे रिएक्ट करेगा, सिर्फ मेटल हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले लेगा, और आपने क्लास 9 के अंदर जो केमिकल फार्मूलाज कैसे बनते हैं वो सीखा होगा, तो बस वही अप्लाई करना है, आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। अलग अलग सबका याद नहीं रखना है, बस सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर किसी मेटल का पूछ ले आप कर ले जाओगे। अब इस एक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि आपको थर्मामीटर डालना है। जैसे टेस्ट ट्यूब में आप एसिड लोगे, उसमें मेटल डालना है, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर थर्मामीटर को डिप करना है। इस तरह की जो थर्मामीटर का बल्ब है वो एसिड के अंदर डिप रहे, यानी अंदर तक रहे वो। अब आपको ऑब्जर्व करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। अब क्वेश्चन ये है कि विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करेगा। तो ये जो 4 सैंपल हमने लिए हैं, इनमें अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करेगा। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होगा, जो सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करेगा उसी का टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा हाई होगा, तो मैग्नीशियम यहाँ भी आंसर होगा। बबल्स को ऑब्जर्व करने की बात थी, तो यहाँ पर भी क्योंकि रिएक्शन सबसे ज़्यादा तेज़ मैग्नीशियम के साथ होगा, इसीलिए बबल्स भी सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम के अंदर ही, मैग्नीशियम वाले सोल्यूशन में ही फॉर्म होंगे। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर भी रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को अरेंज करना है, तो वही एक रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा, वही सब जगह फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखने का फिर से कोई मतलब नहीं है। अब हमने ये देखा कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन हर एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे एक एसिड है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अगर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कौन से एसिड के केस में जब मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, तो वो कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। अब ऐसा होता क्यों है ये हम जानते हैं। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जैसे कोई चीज़ है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब किसी ने दिया होगा, कहीं से तो आया होगा ऑक्सीजन ना। तो जो अपना ऑक्सीजन देता है कि दूसरा जो भी चीज़ है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरा मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसको मिलता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो देता है अपना ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कराने के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप देखो HNO3 के पास ऑक्सीजन की भरमार है, 3 ऑक्सीजन लेके बैठा है, तो किसी को भी जरूरत होगी तो अपना ऑक्सीजन दे देगा ताकि जिसको मिले वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन का मिलना ही तो ऑक्सीडेशन होता है। तो HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीजन देने के लिए परेशान होगा। तो रिएक्शन वही वाली सिंपल ही होगी, जैसे कोई मेटल है और उसको हमने HNO3 के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो बनेगा क्या, बनना क्या चाहिए, मेटल की सॉल्ट यानी MnO3। सॉल्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन हटा के वो मेटल उसकी जगह आ जाता है। और क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन। लेकिन हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन के साथ, यानी इस हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है उसको तुरंत उसी टाइम ही ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो यही कह रहा है, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर, यानी इसमें ये ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाएगा और इस हाइड्रोजन को वाटर बना देगा। एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखो ऑक्सीजन यहां से जाएगा तो ऑक्सीजन यहां कम हो जाएगा, तो NO3 था, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या बना देगा, NO2 बन जाएगा। ये वाला देखो रिजल्ट, 2 ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या बचेगा, NO बचेगा। ये वाला रिजल्ट देखो। और अगर इस तरह से ऑक्सीजन जाए कि एक ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे तो ये तीसरा वाला N2O बनेगा, ठीक है। तो इस NO3 से यानी इस नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीजन रिमूव होगा, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये HNO3 क्या होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल यही याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो उसी टाइम ऑक्सीडाइज हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन 2 केस हैं, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ये वेरी डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को पतला करना। जैसे दूध है, उसके अंदर पानी डालो, बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा ये पतला हो गया है, ज़्यादा पानी इसके अंदर डाल दिया है।
तो किसी चीज़ के अंदर अगर ज़्यादा पानी मिला दो तो वो कहेंगे डाइल्यूट है। तो एसिड अपना एसिड नेचर तभी दिखाता है जब उसको पानी में डाला जाता है। तो किसी चीज़ के अंदर अगर पानी ज़्यादा मिला दोगे तो वो अपनी असल प्रॉपर्टी को खो देगा। यानी जैसे मान लो मिल्क है, अब एक बाल्टी पानी के अंदर 1 कप मिल्क डाल दोगे तो उस मिल्क की कोई वैल्यू रह जाएगी? वो तो बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। तो यही कह रहा है वेरी डाइल्यूट का मतलब ये है कि इतना पतला, इतना ज़्यादा पानी इसके अंदर डाल दो कि अपनी असल जो प्रॉपर्टी है यानी एसिड जैसा रह ही ना जाए, बहुत हल्का सा एसिडिक नेचर इसका रहे। तो इस केस में ये ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी खुद पावर नहीं है कि वो हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन दे और उसको वाटर में कन्वर्ट करा दे। तो सिर्फ उसी केस में ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम मैग्नीशियम या मैग्नीज को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उस केस में वाटर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूं, इसको मैं हटाता हूं। तो पहले मैग्नीशियम के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे, HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बनाएगा? MgNO3 होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस। वैसे इन जनरल क्या निकलता है? वाटर यहां से प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक एसिड के केस में, लेकिन यहां पर हम वेरी डाइल्यूट लिए हैं HNO3 को, इसीलिए यहां पर हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगी। अगला हम मैग्नीज लेते हैं Mn प्लस, यहां भी हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बनाएगा? MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो गई। बैलेंस करने के लिए यहां दोनों में 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो एक्टिविटी में हमने जो देखा था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल किस में सबसे ज़्यादा फॉर्म होंगे? वो मैग्नीशियम के केस में, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम के केस में बबल्स फॉर्म होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रिएक्ट करेगा, और सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक भी होगा, सबसे ज़्यादा हीट भी निकलेगी इसमें। और हमसे रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर पूछा था, तो चलिए हम इसको भी लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद ना रखना, अभी आगे बता रहा हूँ वो याद रखना। कॉपर केस की अगर बात करें, कॉपर को अगर हम एसिड में डालें तो क्या होगा? नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। यानी हम अलग अलग मेटल एसिड में डाल रहे थे और रिएक्टिविटी सीरीज को बनाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है, लेकिन जब कॉपर को डाले तो उसमें देखिए कोई बबल फॉर्म हो ही नहीं रहा है और ना ही कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इससे हमको ये पता चला कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब एक चीज़ होती है जिसे हम एक्वा रीजिया कहते हैं, इसका दूसरा नाम रॉयल वाटर भी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2020 के अंदर इससे क्वेश्चन आया था। तो एक्वा रीजिया 2 चीज़ों को मिलाकर बनता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब ये कंसनट्रेटेड क्या होता है? देखो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पानी हम जब ज़्यादा डाल देते हैं तो डाइल्यूट होता है उसको पतला करने के लिए। कंसनट्रेटेड का मतलब इसमें एसिड ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। ठीक है, तो HCl हम 3 रेशियो लेंगे और HNO3 हम 1 रेशियो लेंगे। यानी सिंपल अगर समझो, 3 लीटर अगर हमने HCl लिया तो 1 लीटर हम ये HNO3 लेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से रेशियो बदलता रहेगा कि अगर हम 6 लीटर लेंगे तो इसको हम 2 लीटर लेंगे, तो इस हिसाब से 3:1 का रेशियो रहेगा। ये याद रखना किसका क्या रेशियो है। HCl 3 रेशियो होगा और HNO3 1 रेशियो होगा। अब ये क्या होता है? हाईली कोरोसिव, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड, यानी धुआं जैसे उड़ता रहता है इसमें। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये कुछ ही रिएजेंट में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देते हैं। इन जनरल एसिड गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन ये एक ऐसा होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देते हैं, इतना पावरफुल होता है ये। अब देखते हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी और दूसरे मेटल की सॉल्ट के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करेगा। यानी मेटल की सॉल्ट कैसे बनेगी? कोई मेटल हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आ गया, जैसे मान लो MCl, HCl था उसकी जगह ये मेटल आ गया। ठीक है, अब इस MCl को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? कोई दूसरे मेटल के साथ। ठीक है, M + MCl। तो ये एक्टिविटी है 3.12, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमको क्या करना है? एक साफ सुथरा कॉपर का वायर लेना है, एक आयरन नेल यानी लोहे की कील लेनी है। अब जो कॉपर का वायर है उसको किस सोल्यूशन में रखना है? सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। और आयरन नेल जो है उसको रखना है सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और 20 मिनट तक आप उसको वैसे ही रहने दो, उसके बाद देखो क्या ऑब्जर्व होता है आपको। तो थोड़ा सा हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें ताकि हमको सही से समझ में आए। तो पहली चीज़ हमको क्या करना है? कॉपर का वायर लेना है और उसके किसके साथ रिएक्ट कराना है, यानी किस में रखना है? सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, यानी
FeSO4, ठीक है, इसमें रखना है। क्या बनेगा अभी हम देखेंगे, अभी तो हमको जो कह रहा है बस हम वही करना है। और आयरन नेल यानी Fe को किसके साथ रिएक्ट कराना है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ठीक है। तो FeSO4 क्या है, देखो ये सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा जिसको हटाकर ये एक मेटल आयरन उसकी जगह आ गया, इसी तरह कॉपर आ गया, तो ये एक सॉल्ट है। और सॉल्ट को हम मेटल के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं। तो इसमें रखोगे तो कुछ रिएक्शन वगैरह होगा या नहीं होगा, जो कुछ भी होगा आपको 20 मिनट बाद पता चल जाएगा। तो ये पूछ रहा है किसमें रिएक्शन होगा। तो जो कॉपर वायर है जिसको हमने आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में रखा था, वहां हम देखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। वहीं आयरन नेल जिसको हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा था, उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन हुई है और क्या होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वहां बनेगा FeSO4 और Cu, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। यानी हम ये देख रहे हैं कि ऊपर वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो आयरन था इसने इस कॉपर को हटाया और इसकी जगह आकर ये बैठ गया, देखो FeSO4 हो गया और कॉपर को किनारे कर दिया। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। अब कैसे पता चला कि आपको रिएक्शन हुई, तो हमको ऐसे पता चला कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसमें जो हमने कॉपर को आयरन सल्फेट सोल्यूशन में रखा तो 20 मिनट बाद भी वैसे का वैसे ही था, कोई इसमें चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले। लेकिन जो आयरन नेल हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखी थी उसमें हम ये देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर था, जो कि ब्लू कलर का होता है, तो उसका कलर उड़ जाएगा और थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ जाएगा। वहीं जो आयरन नेल थी, लोहे की कील थी जिसका थोड़ा सा ग्रे कलर था, वो आप देखोगे ब्राउन कलर की हो गई। तो हम समझ जाएंगे कि कलर का चेंज हुआ है, इसका मतलब यहां रिएक्शन हुई है। कैन यू कोरिलेट द ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11। तो इन तीन एक्टिविटी में हमने देखा था कि कॉपर किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर हमको कॉपर के सोल्यूशन में रिएक्शन होती हुई दिखी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इक्वेशन मैंने लिख दी। अब ये बताना है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है, ये क्वेश्चन शायद आया भी हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या कर रहा है, देखो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह से हटा रहा है और खुद उसकी जगह आ जा रहा है, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये इसका डायग्राम है, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में रखा था, तो देख सकते हो ये आयरन नेल जो थोड़ा सा सिल्वर ग्रे कलर की थी, उस पर एक ब्राउन कलर की कवरिंग आ गई, तो हम कह देंगे रिएक्शन हुई है। तो हमको इससे एक बात पता चल गई, वो ये कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को हटाकर उसकी जगह आ जाएगा। कब, जब उसका सोल्यूशन हम लेंगे या मोल्टन फॉर्म में, तभी ये होगा। तो मेटल कोई ए है और सॉल्ट सोल्यूशन हमको लेना है, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो मेटल ए इसकी जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, और मेटल बी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन थी, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था और ग्रे कलर की हमारी आयरन नेल थी। रिएक्शन हुई, ग्रीनिश सोल्यूशन बन जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो कलर, और कॉपर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, रेड ब्राउन। तो हमने इसमें यह देखा कि देखो ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करा रहे थे, वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया, एसिड के साथ रिएक्ट कराया, लेकिन कुछ मेटल ऐसे थे जिनकी रिएक्टिविटी हमको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे किसी के साथ। तो हमने ये तरीका अपनाया। आप जनरल लाइफ में भी देखो, अगर दो बंदे हैं, उनका किसी के साथ भी मुकाबला हो रहा है, सबको हरा दे रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है? एक ही तरीका है, दोनों को आपस में लड़ा दो, जो जीतेगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहां पर भी हम यही कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी जानने का ये एक बेस्ट तरीका है कि हम दोनों मेटल को एक दूसरे के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जिसमें रिएक्शन हो जाएगी, तो उससे हमको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं। अब यहां से हमको ये पता चल गया कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन इसको हटा के इसकी जगह आ गया। वही जो हमने लिया था कॉपर को और आयरन सल्फेट सोल्यूशन को, उस केस में क्या हुआ था, रिएक्शन नहीं हुई थी, यानी उस केस में कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को हटा नहीं पा रहा था। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, और यही आपको याद रखना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। तो यहां मेटल्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से। यानी सबसे पहले वो मेटल लिखेंगे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और सबसे बाद में उसे लिखेंगे जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करना चाह रहा है। तो यही ऑर्डर है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपको याद रखना है।
अब ऐसे एग्जाम में मान लो पूछ ले कि आपको ये 4 दे दिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और पूछ ले कि बताओ ऑक्सीजन के साथ कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो इन चारों में कैल्शियम। कौन सबसे कम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर पूछे, एयर पूछे, एसिड पूछे, जिंक जो सबसे नीचे है। ठीक है, तो किसी तरह से पूछेगा, आप बता सकते हो। तो हमने ये देख लिया कि मेटल किस तरह से एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और दूसरे मेटल्स की सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखिरकार रिएक्शन होता ही क्यों है। खास तौर से इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, क्यों इनका रिएक्शन होता है। तो अगर मैं जनरल बात करूं तो हर चीज़ जो यूनिवर्स में है वो स्टेबल होना चाह रही है। जैसे एग्जाम्पल, आप कहीं चल कर जा रहे हो, तो चलते चलते एक टाइम आएगा आप थक जाओगे और सोचोगे कि मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। फिर खड़े खड़े आप थक जाओगे, फिर चाहोगे कि आप बैठ जाऊँ, फिर बैठे बैठे भी आप थक जाओगे, एक टाइम आएगा आप चाहोगे लेट जाएं। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी है कि आप और ज़्यादा स्टेबल होना चाह रहे हो। इसी तरह एलिमेंट भी स्टेबल होना चाह रहे हैं। अब एलिमेंट की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। एलिमेंट ये चाह रहे हैं कि उनका जो वैलेंस शेल है वो पूरी तरह से भर जाए। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स वो अलग अलग शेल्स में बटे होते हैं, जैसे K, L, M, N। यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होते हैं, यानी इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल से भरे होते हैं। जैसे ये वाली जो अंदर वाली शेल है ये K होगी, उसके बाद आपकी L शेल होगी। तो हर एलिमेंट चाहेगा कि उसकी जो वैलेंस शेल है वो पूरी तरह से भर जाए। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं अगर नोबल गैसेस की बात करूं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, तो इसमें देख सकते हो K-L-M-N शेल्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ K-L-M-N। ठीक है, अब इसको किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। और n क्या है, कौन वाली शेल है। जैसे K पहली शेल है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यानी K वाली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह L वाली कौन सी है, सेकंड नंबर की शेल है, तो इसमें 2 वैल्यू रखेंगे n की, तो 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसी तरह M थर्ड है तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सब, 2 8 18, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी शेल में आ सकते हैं। अब हीलियम का देखो, K शेल तक भरा हुआ है, K में 2 आ सकते हैं और 2 हैं, यानी इसके पास न इलेक्ट्रॉन की कमी है न एक्स्ट्रा है, जितने होने चाहिए थे उतने हैं। 2 की कैपेसिटी थी, 2 पूरा भरा हुआ है। नियॉन का देखो, इसका एटॉमिक नंबर 10 होते हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। K वाले में 2 आ सकते हैं, ये भरे हुए हैं। L वाले में 8 आ सकते हैं, ये भरे हुए हैं, यानी इसका पूरी तरह से जो शेल है वो भरा हुआ है। ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। आर्गन की बात करें तो देखो, K वाले में 2 होने चाहिए, 2 हैं। L वाले में 8 होने चाहिए मैक्सिमम और 8 भरे हुए हैं। M वाले में 18 हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरा रूल भी होता है, वो ये कि जो सबसे बाहर वाली शेल होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ आर्गन के केस में M वाली शेल आखिरी है, इसलिए आखिरी यहाँ पर 8 ही हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बाहर वाली ये शेल है। तो 8 हो सकते हैं, 8 हैं, तो यहाँ भी जो शेल्स हैं वो पूरी तरह से भरी हुई हैं। इसीलिए ये लोग इन जनरल किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है कि किसी को दें, ना इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है किसी से लें। और रिएक्शन होता ही इसीलिए है कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो चाहेगा कोई हमको दे दे तो रिएक्शन हो गया, या एक्स्ट्रा होगा वो देगा तो रिएक्शन हो जाएगा। अब मेटल्स की अगर बात करें तो पहला मेटल हम लेते हैं सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो मेटल होगा वो न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं होगा। अब 11 कैसे भरेगा, पहले में 2 आ सकते हैं, 2 भर गए। L वाले में 8 आ सकते हैं, 8 भर गए। M वाले में चूंकि आउटर मोस्ट शेल है इसलिए यहाँ 8 भरने चाहिए थे। अब देखो, इसके पास ये एक्स्ट्रा 1 है, अगर ये 1 चला जाए यहाँ से तो इसका भी काम हो जाएगा। L में 8 होने चाहिए, 8 इसकी आउटर मोस्ट शेल भर जाती, ठीक है, K पूरी तरह भर जाती, L पूरी तरह भर जाती। ये M वाले में जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम है।
ये चाहेगा कोई इलेक्ट्रॉन हमारा ले ले। तो अगर ये किसी को दे देगा तो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, 11 थे। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बचेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे। अब इसके पास 1 एक्स्ट्रा था, ये चाहेगा कोई हमारा ले जाए ताकि हम स्टेबल हो जाएं और हमारा जो वैलेंस शेल है पूरी तरह से भर जाए। तो अगर किसी को दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 11 हो जाएंगे। अब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ 12 है, तो देख सकते हो ये 2 8 तो है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ये चाहेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें। इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 2 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो गए, इसीलिए Mg2+ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बाकी का भी निकाल सकते हो। पोटेशियम की अगर बात करें देखो यहाँ 1 एक्स्ट्रा है, इसीलिए K+ हो जाएगा। कैल्शियम पे Ca+ हो जाएगा, यहाँ 2+ हो जाएगा क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। एल्युमिनियम पे इसीलिए देखो Al3 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नाइट्रोजन में देखो 7 एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। K वाला शेल 2 हो सकते हैं, 2 भरे हैं। L वाले में 8 हो सकते हैं, लेकिन इसके पास 5 है। अब इसका 5 देना मुश्किल है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका एनर्जी लेवल सही से बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना और कितना दे सकता है। कम वाला अमाउंट ही हम लेंगे, 5 देगा स्टेबल होने के लिए, और 3 अगर मिल जाए तो देखो ये 8 वाला L वाला जो शेल है इसमें 8 हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा। तो 3 कम है, 5 ज़्यादा है, यानी 5 देना इसका मुश्किल है, 3 इसको मिलना आसान है। तो ये चाहेगा कोई हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें इसमें, तो 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन थे। अब अगर इसको 3 कहीं से मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके 10 हो गए और प्रोटॉन 7 ही है, यानी निगेटिव 4 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो N3 निगेटिव। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ इसको कितना चाहिए, 2 मिल जाए तो 8 हो जाएगा, L में 8 होने चाहिए, 8 पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहेगा। अब नॉन मेटल्स में देखो सारे निगेटिव चार्ज रहेंगे। फ्लोरीन में देख लो F 1 निगेटिव रहेगा, फॉस्फोरस में ये 5 है, इसको 3 चाहिए, यानी P3 निगेटिव। तो मेटल्स के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा और नॉन मेटल्स के अंदर निगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए कैसे चार्ज बनते हैं। तो अब हम रिएक्शन कराते हैं, एक मेटल लेते हैं और एक नॉन मेटल लेते हैं और देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा इनका। तो हम मेटल ले लेते हैं सोडियम Na, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। शेल्स कैसे भरेंगी, K वाली शेल में 2, फिर 8, 10 हो गया, एक एक्स्ट्रा बच गया तो 1, यानी M वाले शेल में 1 आ गया, ठीक है। अब हमको मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराना है, तो मेटल हमने ले लिया, एक नॉन मेटल ले लेते हैं, ठीक है। मेटल में हमने सोडियम ले लिया और यहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। NaCl आपने पढ़ा होगा, देखते हैं कैसे बनता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो, ये 17 है, 2, 8 और 7 इस तरह से भरे गई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्लोरीन 17, 2, 8 और 7, ठीक है। अब इस तरह से आपको लिखना है, सोडियम है, उसके नीचे 2, 8 और 1। अब ये क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये बाहर निकाल के रख देगा और कहेगा भैया जिसको चाहिए वो आकर ले जाए इसको। तो जब ये दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, तो अब पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ जाएंगे इसके। तो Na+ में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब क्या बचा, 2 और 8, ठीक है। अब ये पूरी तरह से भरा हुआ है और ये बाहर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दिया है। और ये Na+ क्या कहलाएगा, सोडियम कैटायन। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो कैटायन कहलाएगा। तो Na+ है तो सोडियम, ये सोडियम था हमारा, ये सोडियम कैटायन हो गया। इसी तरह हम क्लोरीन का लिख लेंगे। क्लोरीन का क्या है, 2, 8, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये पूरा 8 बन जाए, तो ये अपने में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, ठीक है। कहीं से भी मिल जाए, बस इतना समझो कि इसको जब मिलेगा तो अपने में ये जोड़ लेगा। जोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ हम दिखा देंगे कि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो अब 2, 8 और 8 हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन एनायन, ठीक है। एनायन यानी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्लोरीन एनायन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
आपको कहेगा कैसे फॉर्म हुआ ये कंपाउंड, NaCl कैसे फॉर्म हुआ आपको बनाकर पूरा दिखाना है। तो ये इस तरह से ये स्टेप वाइज ऐसे पूरा लिखना है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बस उसी तरह से लिखना है। तो अब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो हम यहां से एक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोडियम के ऊपर हम एक डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। प्लस क्लोरीन की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा लेते हैं, तो ये हो गया। हमको 7 आउटर मोस्ट में है, आउटर मोस्ट वाला ही दिखाना है, ठीक है। जैसे सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 है, सबसे बाहर वाली में, तो 1 हमने एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दिया। यहां पर 7 करना है, तो ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। अब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर, ठीक है, ताकि ये 8 हो जाए। तो देगा तो क्या बनेगा, Na+ ये हो गया और ये क्लोरीन हो गया। इसके ये इलेक्ट्रॉन तो थे ही, क्रॉस से हमने दिखाया था, एक क्रॉस और ये एक डॉट जो दिया था वो हम लगा देंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ये पूरा सारा स्टेप आपको दिखाने हैं। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इस तरह से कुछ बनेगा। सोडियम एंड क्लोरीन आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज, तो सोडियम पे क्या था, Na पॉजिटिव था, क्लोरीन पे Cl नेगेटिव था, तो दोनों का चार्ज अपोजिट है। अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो वही वाला यहाँ पर रूल लागू होगा। एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों को आपस में एक साथ लाने में कौन सी फोर्स काम करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। तो इसी फोर्स की वजह से ये सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं बनेंगे। यानी देखो सिंपल सी बात थी, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसको देना था, क्लोरीन के पास कम था, सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। तो अब होना ये चाहिए था कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपना निकल जाता, सोडियम अपने रास्ते, क्लोरीन अपने रास्ते। इन दोनों का अब क्या मतलब, लेकिन इनके चार्जेस अपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गई, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े थे। वरना जो होना था, जो चाहिए था या जो लेना देना था वो तो हो गया था, ये फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़े हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अगर वो फोर्स हट जाएगी तो फिर अपना अलग हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड नहीं बनता, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, यानी बहुत सारे सोडियम आयन होंगे। अब एक ही तो आयन तो होगा नहीं, बहुत सारा मिलियंस ऑफ आयंस होंगे, तो मिलियंस ऑफ सोडियम आयन और मिलियंस ऑफ क्लोरीन आयन, इन्हीं का आपस में अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये जुड़े हुए होंगे, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जहां पर कोई कंपाउंड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है इस वजह से, और कहां से जाता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। तो दो तरह से आपको ध्यान रखना है कि जहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। और जहां मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई कंपाउंड बनेगा, यानी एक ऐसा कंपाउंड जहां एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो हम कहेंगे ये आयनिक कंपाउंड है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगी उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, सिंपल सी बात। अब एक और कंपाउंड का आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, उसको भी करा देता हूं। इस तरह आप किसी का भी बना सकते हो। जैसे मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसका क्या होगा, 282, ठीक है। अब इसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, तो ये चाहेगा कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, कोई ले जाए, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 चला गया तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज इसके ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसीलिए हम 2e निगेटिव, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यहाँ वही लिखेंगे मैग्नीशियम कटायन, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन का लिख लेंगे, क्लोरीन का वही है 287, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या बनेगा, क्लोरीन, और यहाँ 28, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, क्लोरीन एनायन, ठीक है। तो अब ये हमारा मैग्नीशियम है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब क्लोरीन के पास क्या है, देखो मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, वो चाहेगा 2 हमारा कोई ले जाए, क्लोरीन को बस 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, बातचीत होगी। मैग्नीशियम कहेगा हमको 2 देना है, क्लोरीन कहेगा हमको 1 ही चाहिए। तो आखिरकार बात ये होगी, क्लोरीन कहेगा अच्छा ठीक है, मैं अपने एक भाई को लेकर आता हूँ, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम दोनों को तुम 1-1 दे देना, क्योंकि मैग्नीशियम ने कहा भैया
हम देंगे तो 2 ही, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो अब क्लोरीन कहेगा एक हमको दे देना और एक हमारे भाई उसका नाम भी क्लोरीन है उसे भी दे देना, क्योंकि क्लोरीन को एक ही चाहिए, 2 क्लोरीन तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन कैसे हम लिख लेंगे, क्रॉस से इसका दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 5 6 और ये 7 हो गया। इसी तरह से एक और क्लोरीन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये आपस में कंबाइन होंगे, ऐड होंगे, तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि भाई ले जाओ तुम एक, और एक इसको दे देगा कि एक तुम ले जाओ। तो क्या बनेगा, Mg2+ और ये ब्रैकेट बंद, और यहां पर ये क्लोरीन बनाया, ये क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट 8, ठीक है। लेकिन क्लोरीन कितने थे, 2, तो 2 हम बाहर लगा देंगे। इसीलिए देखो मैग्नीशियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, MgCl2, ठीक है। वहीं सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करे क्या बना था, NaCl। तो अब आप ये समझ गए होगे कि NaCl क्यों बनता है और MgCl2 क्यों बनता है, MgCl क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहां 2 क्लोरीन एक मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। फिजिकल नेचर की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में, एंड आर सम वॉट हार्ड, यानी ये हार्ड भी होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, क्योंकि इनका जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए हार्ड होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मैंने पढ़ाया था कि इन ब्रिटल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका आप शेप और साइज नहीं चेंज कर सकते, अगर फोर्स लगाओगे तो एक टाइम आएगा वो टूट जाएंगे। तो ये भी क्या होते हैं, टूट जाएंगे, लेकिन इनका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इनके जो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसे हम इंटर आयनिक अट्रैक्शन कहते हैं, यानी एक एनायन है दूसरा कैटायन है, ये 2 तरीके के जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक जनरल एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हो, जैसे आपके 2 दोस्त हैं, एक दोस्त वो है जो आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकता है, और एक वो है जो किसी चीज़ को आपको पूरी तरह से दे देगा कि भाई ले जाओ। तो सबसे मजबूत दोस्ती किसके साथ होगी, वो जो अपनी चीज़ आपको दे देगा कि ले जाओ, हमेशा के लिए हमने दे दिया। क्योंकि देने का मतलब क्या है कि किसी को हमने कोई चीज़ दे दी तो अब वो उसकी हो गई। शेयरिंग में क्या है कि मैं भी यूज़ करूँगा तुम भी यूज़ करो। तो अभी आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, तो वहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो शेयरिंग की वजह से यानी जो दे रहा है और जो ले रहा है दोनों उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। लेकिन आयनिक में क्या है, एक ने दे दिया कि भाई तुम लो और ले जाओ, हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया, तो ये दोस्ती मजबूत होगी। तो वैसे भी याद रख सकते हो, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनेगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि एक ने अपनी चीज़ को यानी इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दिया हमेशा के लिए। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं यानी ये आयनिकी कंपाउंड, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट, आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल, यानी पानी में तो ये घुल जाएंगे, इन जनरल लगभग सभी घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ये सॉल्युबल नहीं होते। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड, यानी जब मेल्ट फॉर्म में होंगे, पिघले हुए होंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या उनको पानी में मिला दो, उनका पानी का सॉल्यूशन बना दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यानी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक है जो घर में यूज़ करते हैं, उसको अगर हम पानी में घोल दें तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, या उसको हीट करके मेल्ट करा दें तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे हम नमक लें और उससे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करें तो नहीं पास होगी, ठीक है। अब अगर मान लो इन केस अगर रीज़न आ जाता है एग्जाम में कि क्यों वाटर के सोल्यूशन से पास हो जाती है, तो उसका रीज़न ये होगा कि सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, क्योंकि पानी के अंदर जाकर वो आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन। तो जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव, तो Na+ किधर चला जाएगा,
जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और Cl निगेटिव जो होगा, क्लोरीन का आयन जो होगा, वो किधर चला जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, तो मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। इस वजह से, क्योंकि देखो Na+ और Cl निगेटिव ये आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब हीट देंगे तो इनके बीच में जो फोर्स थी वो कमजोर हो जाएगी, और ये सोडियम अलग और क्लोरीन का आयन अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो आसानी से मूव कर सकेंगे, और यही मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी, अगर हम 2021 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगा, तो आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हमको तैयार करना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मैसेज आ जाए। और सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो ये वीडियो है, वीडियो के नीचे ही राइट साइड कॉर्नर में एक एरो होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहाँ सारी ही वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हो, या यूट्यूब पे डायरेक्ट चैनल का नाम डाल लेना, CBSE वर्ड्स, D के बाद Z लगाना है, फिर उस लोगो पे या आगे जो नाम लिखा है उस पर क्लिक करके ओपन करना, होम वीडियो प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो CBSE क्लास 10th आएगा, उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।